वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 31/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 31/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 136/x-4 को एक पूर्णांक बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर का यहाँ पर बात किया जा रहा है। इंटीजर संख्या यानी कि इंटीजर नंबर उसे कहा जाता है पूरे जो है होल नंबर यानी कि पूरा जो आपका होल नंबर होता है प्लस ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर, वो दोनों का जुड़कर मिलकर क्या बनाती है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर बनाती है। जैसे कि आपका -1 भी आपका क्या इंटीजर है, 0 भी आपका इंटीजर है और +1 भी आपका इंटीजर है। तो ऋणात्मक क्या के अनंत तक ऋणात्मक जाएगी और पॉजिटिव का भी आपका अनंत तक पॉजिटिव जाएगी। उसे ही क्या कहा जाता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहा जाता है। तो यहाँ पर अब तक समझ में आ गया होगा कि इंटीजर किसे कहते हैं। अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यूनतम x का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि जो हल करने पर क्या बना, एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर बनाए। तो ये जो क्वेश्चन है वो बाय ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे 100 आपका क्या 136 है। यक्स का वैल्यू अगर -132 मान लेते हैं, हमें इसे जो है बाय ऑप्शन ही बनाना है। यक्स का अगर वैल्यू -132 मान लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना है -4, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 136 बटा -136, यानी कि हल करने पर आपका कितना आ जाएगा -1। तो -1 आपका क्या हो जाता है, इंटीजर होता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। और ये भी आपको याद रखना है कि यक्स का मान यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि न्यूनतम मान रखना है, ना कि अधिकतम। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपका कितना है 136, तो ऊपर आप रहने देंगे। 140 आपका क्या यक्स का वैल्यू है -4, तो आपका कितना आ जाएगा 136 बटा नीचे भी 136। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1। ये भी आपका क्या है, इंटीजर है, लेकिन क्या 140 132 -132 से छोटा है, नहीं है। ये आपका क्या है, बड़ा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यक्स का न्यूनतम मान बोला जा रहा है। उसी तरीके से अगर 72 भी पुट करेंगे तो 72 - 4 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 68 आ जाएंगे। 68 से तो आपका यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे। लेकिन ये भी आपका क्या है, 100 -132 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। -268 यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 136 बटा -268 -4, तो आपके कितने आ जाएंगे 136 बटा माइनस में आपके कितने हो जाएंगे 272। कितने बार में चले जाएंगे, 2 बार में, यानी कि क्या आ जाएगा आपका -0.5 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जा रहा है, डेसिमल, निगेटिव डेसिमल आ जा रहा है, जो कि इंटीजर नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। ये दोनों से भी आपका क्या मिल रहा है, इंटीजर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यक्स का न्यूनतम मान बोला जा रहा था, तो सबसे न्यूनतम मान ऑप्शन के हिसाब से 1 आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया हो तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले बार में रेट कितना था 10%, दूसरे बार में रेट यानी कि दर कितना कर दिया गया 20%, लेकिन दोनों का जो समय है यानी कि जो दोनों का टाइम है वो हम दोनों स्थितियों में कितना है, 2 साल ही है। तो अगर 1 साल में 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से। तो अगर दो कंजिक्यूटिव परसेंट को 1% में चेंज करना होता है तो इस फार्मूला पे आप वैल्यू पुट करके ओवरऑल प्रतिशत निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो ए भी यहाँ पर आपका कितना है 10% है, बी भी आपका 10% ही रहेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका ओवरऑल 10% के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 21% आएगा, और 20% की दर से 2 साल का ओवरऑल ब्याज कितना आ जाएगा 44% आएगा। और दोनों के ब्याज का प्रतिशत में अंतर कितना है, दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत के रूप में अंतर कितने का है, तो ये 44 है, ये कितना 21 है, कितने हैं यहाँ पर 21 है। तो दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना यहाँ पर है, तो प्रतिशत का अंतर 23% का अंतर है। यानी कि हमें अगर निकालना है कि कितना रुपया अधिक मिलेगा तो हमें क्या निकालना होगा 100 रुपये का 23%। तो 100 रुपये का 23% कितना हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 चला गया, यानी कि उसे जो है कितने रुपये अधिक मिलेंगे, तो 23 रुपये अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। यदि एंगल ए सी बी इतना दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते, इस तरीके से पहले फिगर बना लेते। तो ये आपका, इसके अंदर आपके क्या है त्रिभुज है, क्या है एक आपके त्रिभुज है। तीनों भुजाओं का जो है यहाँ पर नाम कितना दिया गया, तीनों एंगल का ए बी सी। फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि एंगल ए सी बी जो है आपका कितना है ए सी बी, ये जो एंगल है वो आपका कितना दिया गया है 46.5 डिग्री दिया गया। और बोला गया कि यहाँ पर जो केंद्र है वो उसका नाम क्या दिया गया, ओ दिया गया। तो आपसे बोला जा रहा है फिर आगे कि तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बने एंगल ए ओ बी, यानी कि ये एंगल आपका एंगल ए ओ बी का माप ज्ञात कीजिए तो कितना होगा। तो ये जो आपका यहाँ पर इस त्रिभुज में ये जो सेंटर बन रहा है वो कौन सा सेंटर है, परिकेंद्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला एंगल का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा। जब भी आपका ये परिकेंद्र रहे तो सामने वाला एंगल का ये एंगल कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर ये 46.5 डिग्री है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92, 1 93 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 93 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं। तो जब इस तरीके का प्रश्न रहे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें जो 2 पर पावर 0 रहता है, क्या रहता है 2 पे पावर 0 रहता है, उसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम संख्याएं चाहिए। तो इसे सिर्फ एलिमिनेट करके क्या करेंगे, बाकी सभी जो पावर है, जैसे कि 2 पे पावर 7 है तो पावर क्या रहने देंगे, 7 रहने देंगे। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी जो भी पावर यहाँ पर है उसमें क्या कर देंगे, प्लस 1 करके यहाँ पर गुना कर देंगे। तो सम संख्याओं का कितनी गुणनखंड बनेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर कितना है 3 है तो उसमें क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। यहाँ पर सम संख्याओं का गुणनखंड चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 पे पावर 0 हटा दिया इससे, इसलिए इसमें 1 पावर हट गया, इसलिए यहाँ पर आपका 7 रह गया। बाकी में क्या करते हैं हम लोग, 1 पावर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 का क्या लिखेंगे, 4 का यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे। और आपका 7 है, यहाँ पर पावर 1 है तो उसमें क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आपके, 7 चौक 28, 28 पच्चीस 140, दूना आपका कितना हो जाएगा 280। यानी कि 280 कितने क्या बनेंगे, सम गुणनखंड बनेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर इसके जगह आपका क्या रह जाता, विषम संख्याएं पूछ लिया जाता तो उसमें क्या करते, जितने भी 2 पे पावर है उससे पूरा एलिमिनेट कर देते। लेकिन यहाँ पर सम पूछा जा रहा था इसलिए सिर्फ 2 पे पावर 0 एलिमिनेट यहाँ पर किया जाएगा। बाकी पावर यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विषम रहेगा आपका जब, तो 2 पे पावर जितना है सभी को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि sin x माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cot x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया गया sin x, हमें इन दोनों में क्या दिख रहा है, cos x कॉमन दिख रहा है। तो इधर क्या कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा √3 cos x प्लस आपके क्या आ जाएंगे 3 cos x आ जाएंगे। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, sin x बराबर cos x क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आपके क्या बचेंगे, √3 + 3 बचेंगे।
यहाँ पर से आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर से कॉट एक्स हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोनों जगह अगर साइन एक्स से भाग दे दे तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 1 बराबर कॉट एक्स इंटू 3 प्लस √3, दोनों आपका प्लस में है तो इसे लिखा जा सकता है इस रूप में। तो यहाँ पर से आपका कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस √3 हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में दिया गया है, रेशनलाइज करके दिया गया है, तो इसे रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 - √3/3 - √3, ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा। हल करेंगे तो 3 - √3 a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 3 × 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि कॉट एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 - √3/6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत 64% हो गया। तो चौथे विषय के लिए कितना पूर्णांक, यानी कि चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, यानी कि कितने नंबर का वो पूरा पेपर था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि जो शुरुआती जो 3 विषय थे, प्रत्येक विषयों का कुल पूर्णांक कितना था, 50-50 था, यानी कि टोटल कितने के पेपर थे, तो टोटल एक पेपर 50 नंबर के थे, तो टोटल कितने पेपर थे, 3 पेपर थे, तो टोटल कितने अंक के हो गए, 50 या 150 नंबर के हो गए। उनमें से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो 60% अंक प्राप्त करता है। तो कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो हल कर लेंगे, 1 0 1 0 2 0 चला गया, 15 6 90, यानी कि 90 अंक उसने प्राप्त किया। चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त कर लिया, तो चौथे विषय में उसने 54 अंक प्राप्त कर लिया। तो अगर इसमें जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अंक उसने कितना प्राप्त किया। तो योग करेंगे तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 9 5 14, यानी कि 144 नंबर उसने कुल 4 विषयों में प्राप्त किए, जो कि प्रतिशत में कितने के बराबर है, 64% के बराबर है। तो 64% बराबर आपका वैल्यू कितना दिया गया, 144 नंबर। तो किसी भी विषय का, यानी कि टोटल अगर आपका जो है 4 विषय है तो टोटल जो अंक होगा वो कितने प्रतिशत का होगा, 100% का होगा। तो अगर 64% का अंक जो है 144 के बराबर है तो हमें क्या चाहिए, पहले 100% का कुल अंक चाहिए। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर से पहले 16 से काटेंगे तो 16 × 64, 16 × 9 144, 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 25 × 100% बराबर 25 × 225, यानी कि टोटल कितने नंबर के थे, चारों विषय के टोटल 225 नंबर के पेपर थे। उनमें से पहले 3 पेपर कितने नंबर के थे, तो 50 या 150 नंबर के थे। तो अगर 225 में से 150 माइनस कर दे तो जो फोर्थ विषय का कितने नंबर का पेपर था वो हमें पता चल जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 75, यानी कि जो चौथा आपका विषय था वो कितने नंबर का था, 75 नंबर का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 32, 32 - 6 करेंगे, सॉरी 6 - 32 करेंगे, तो 6 - 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से -26। यहाँ पर आपके क्या है, 15 - -26, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 15 और 26 आपके कितने हो जाएंगे, 15 और 26 आपके 41 हो जाएंगे, यानी कि +41 अंदर में, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है। तो 19 - 41 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19 - 41 करेंगे तो माइनस आपके कितने आ जाएंगे, 19 दूनी 38, 3, यानी कि आपके -22 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, -22। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से 54 प्लस, अंदर में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस -22, तो 54 - 22 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर से आपके 32 आ जाएंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 32। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत का परिमाप 96 मीटर है, इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और टोटल परिमाप कितना दिया गया, 96। लेंथ यहाँ पर कितनी दी गई है, लेंथ यहाँ पर से आपकी 27 मीटर दी गई है। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपकी कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। तो 2 से आपका 96 48 बार में चला गया। तो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 48 - 27 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 2,
यानी कि आपकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी आ गई, 21 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो इसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन का फार्मूला। क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4/3। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या हमें चाहिए तभी हम लोग डायमीटर निकाल पाएंगे। टोटल जो है आपका आयतन कितना दिया गया, 4851। हल कर लेंगे यहाँ पर से, 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 11 से ये 4, फिर आपके 4 बचे तो 11 4 44, 1 बार में। तो आपका यहाँ पर से कितने हो जाएंगे, आर क्यूब बराबर 441 इंटू क्या हो गए 21, नीचे आपके कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8। तो आर इधर क्यूब है तो इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो 21 का क्या बन गया, ऊपर क्यूब, यानी कि अगर क्यूब रूट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 21 बटा नीचे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ही क्या होता है, व्यास होती है त्रिज्या का। तो 2 से 2 आपका चला गया तो डायमीटर यानी कि व्यास कितना आ गया, तो 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या आ गए, उस गोले का व्यास आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x + 1/x बराबर 3 है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का, क्या होता है a³ - 3a होता है। क्या होता है, a³ - 3a। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर पुट करने के लिए, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे -3 इंटू a वैल्यू कितना है 3, हल करेंगे 3 × 9 = 27 -3 × 9, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 32:20 को इसके न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका जो है कितने तक काटा जा सकता है उसका न्यूनतम अनुपात पूछा जा रहा है। तो 4 से ये कटेगा, ये 8 बार में, ये कितने बार में 5 बार में, यानी कि आपका अनुपात कितना आ जाएगा 8:5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। निहायत ही आपका ये आसान क्वेश्चन था, तो आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है 3, 4 और यक्स का लासापा यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता है। तो जो भी है, जो तीनों संख्या उनका जो है क्या होना चाहिए, गुणज। अगर जो भी ऑप्शन में नहीं है वो आपका क्या होगा, एलसीएम नहीं हो सकता। तो क्या 18 3 से कटेगा, यानी कि ये हो सकता है। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी भी चेक कर लीजिए, ये 3 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी कि ये हो सकता है। ये आपका 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम हो सकता है। ये भी आपका 3 और 4 दोनों से कट रही है, यानी कि ये भी एलसीएम आपके हो सकते हैं। आपका एक ही संख्या नहीं कट रही है, जो कि आपका यही क्या होगा, एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्ति की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। यानी कि मान लेते कि पहले वाला आदमी M1 है, दूसरे वाला यानी कि जो दूसरा काम कर रहा है वो M2 है। तो पहले वाले व्यक्ति का जो कार्य क्षमता वो 4 यूनिट है, किसके तुलना में, पहले वाले यानी कि दूसरे वाले की तुलना में जो है पहला वाला जो व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 गुनी है, यानी कि 4:1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस दीवार का निर्माण करने को कितना दिन लगेगा अगर ये 7 व्यक्ति 1 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है पहले वाले आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। टोटल कितने व्यक्ति थी, 14 व्यक्ति। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 14 × 4 = 56, यानी कि पहले वाले जो व्यक्ति थी उसकी टोटल कार्य क्षमता कितनी थी, 56 इंटू टोटल टाइम कितना ले रहा था, 12 दिन। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। अब इसी काम को कौन करेगा, 7 व्यक्ति करेंगे। तो 7 व्यक्ति, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, यानी कि 7 यूनिट के प्रति क्षमता से काम करेंगे। कितने समय में काम करेंगे वो हमें समय निकालना है। दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो दोनों का टोटल वर्क समान होगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका समय आ जाएगा।
तो 7 से 56 कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि समय आपका कितना आ जाएगा, 12 × 96, यानी कि वो जो 7 व्यक्ति है वो उस काम को 96 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 288/x और 108/x प्राकृतिक संख्याएं हो तो x का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, 288 और 108 का जो HCF यानी कि महत्तम आएगा वही क्या होगा, x का वैल्यू होगा। तो चेक कर लेते बाई ऑप्शन से, सबसे बेहतर तरीका होगा बाई ऑप्शन। जो भी संख्या इन दोनों को पूर्णतः हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगी, जो इन दोनों को पूर्णतः काटेगी, वही आपका क्या होगा, x का वैल्यू होगा और वही HCF भी होगा। HCF डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं या फिर बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 54 से क्या, 54 से 108 कटेगी, लेकिन 288 आपका 54 से नहीं कटेगी, क्योंकि 54 आपका कितना हो जाएगा, 54 9 6 3, 3 से आपका ये कट रही है 54 आपका 4 7 28, 7 5 35 नहीं कटेगी, ये आपका नहीं कट सकती। तो ये आपका 288 जो है 54 से नहीं कट रही है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 36 से क्या कट रही है, 108, तो 108 कट रही है, 288 आपकी 8 6 48 4, यानी कि ये 36 से ये दोनों संख्या कट रही है, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो सकता है। 42 से क्या 108 कटेगी, नहीं हो सकता। 48 से भी 108 नहीं कटेगी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन भी आपका छट गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर बेसिक से निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यह आपका क्या है, सिंपल सा ऐड करना है, सभी को ऐड कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, मतलब जो आपका जोड़ने पर योग आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से सभी पहले जोड़ेंगे तो 6, फिर आपके 7 6 13, हाथ में 1 आपके हो गए, 7 1 8 8 8 6 14 14 और 1 आपके कितने हो गए, 15, 1 7 1 8 8 8 6 14 14 1 15, हाथ में 1 176 और 17 आपके कितने हो गए, 7 6 13, यानी कि 193 194 और 1 आपका हाथ में था तो 195, इतना आपका क्या आ गया, योगफल आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2340 रुपये होती है। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 होती। तो निवेश की गई मूल्य धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो ये जो आपका 2340 रुपये, इसमें क्या है, आपके 5 साल का साधारण ब्याज जुटा हुआ है, और यहाँ पर जो 2016 रुपये, इसमें क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज जुटा हुआ है। तो अगर 5 साल के अमाउंट यानी कि मिश्र धन में से 2 साल के मिश्र धन माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज। तो माइनस करेंगे, 2340 माइनस 216 करेंगे तो 2016 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस करने पर आपके 2016 यानी कि 300 आपके 24 हो गए, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 324। तो हमें क्या निकालना है, 1 साल का साधारण ब्याज। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 108। तो अगर 101 साल का साधारण ब्याज 108 रुपये है और 2 साल का मिश्र धन कितना था, 2016 रुपये, तो अगर 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का साधारण ब्याज माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो हल करेंगे, 2 साल का, अगर 1 साल का साधारण ब्याज 108 रुपये तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 216 रुपये। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 साल का साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 1800 रुपये। तो मूलधन कितना होगा, 1800। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो आपका क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर आपका क्या दिया गया है, cos 41, नीचे कितना दिया गया, sin 49। तो sin 49 को क्या लिखा जा सकता है, cos 41 लिखा जा सकता है, प्लस sin आपका ऊपर कितना दिया गया है, 51। cos 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 51 लिखा जा सकता है। हल कर लेंगे, ये आपका कट गया 1 + 1, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14% के लाभ और 10% के हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कितना होगा। तो 14% का लाभ है, ए को 10% के हानि पर बेचा गया, यानी कि ये जो रुपया दिया गया, अंतर जो रुपया दिया गया वो इन दोनों प्रतिशत का सम यानी कि योग के बराबर है। तो 14 और 10% का योग कितना हो जाएगा, तो 24% होगा। 24% बराबर कितने रुपया दिया गया है, 60 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो अगर 24% का वैल्यू कितना है, 60 रुपये, 6 से काटेंगे तो ये 4 बार में, कितने बार में, 10 बार में। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ 25 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौक 100% बराबर कितना वैल्यू आ गया, 250 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि होल स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जब भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, कभी भी उसका इकाई अंक, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्या का होल स्क्वायर, कभी भी उसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये आप 4 अंक ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का जब पूर्ण वर्ग किया जाता है तो उसका इकाई अंक ना तो 2 हो सकता है, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा और ना ही 8 होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यानी कि ये हो सकता है, यहाँ पे भी 4 है, हो सकता है, यहाँ पर 6 है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है। तो मैंने अभी बताया कि जिसका भी अगर इकाई अंक 2, 3 या 7 या 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सबसे बेहतर तरीका होता है ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% असाधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100%। और यहाँ पर क्या बोला गया कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 5%। कितने साल तक साधारण ब्याज लगता है, 4 वर्षों के लिए। तो अगर 1 साल में 5% साधारण ब्याज लगता है तो कुल 4 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 20% होगा। हमें क्या चाहिए, ओवरऑल अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट टोटल यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, टोटल 100 + 20 यानी कि 120%। और 120% का वैल्यू कितना दिया गया, 150 रुपये। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपका 30 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में। हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 25 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 × 25 125 रुपये, यानी कि मूलधन कितना आ गया, 125 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या दिया गया, पूछा जा रहा है कि 90 का वर्गमूल किसके बीच है। तो 90 के पहले क्या आता है, एक 81 आता है जो कि किसका वर्गमूल होता है, 9 का। 90 के बड़ा क्या आता है, 100 आता है जो कि किसका वर्गमूल होता है, 10 का। यानी कि ये जो 90 है वो किसके वर्गमूल के बीच है, 9 और 10, यानी कि 9 और 10 के बीच। ये जो है 90 का वर्गमूल वो 9 और 10 के बीच में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनम को एक 15 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे 9 दिन अधिक रुकना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसके औसत दिनांक यात्रा भत्ते में 75 रुपये की कमी हो गई। तो आरंभ में उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते कि एक दिन का जो है, यानी कि एक दिन का शुरुआती खर्च जो है कितना था, 100 रुपये था, ये हम लोगों ने मान लिया।
तो अगर एक दिन का शुरुआती दिनों में एक दिन का खर्च जो है x रुपये था, तो टोटल कितने दिन के लिए अभियान के लिए पैसा लिया गया था, तो 15 दिन के लिए लिया गया था। तो अगर एक दिन का खर्च जो है x रुपये था, तो 15 दिन का टोटल खर्च कितना हो जाएगा 15x। लेकिन उसमें क्या हो गई, अब दिनों में वृद्धि हो गई। 15 दिन में जो है कितने दिन की वृद्धि हो गई, 9 दिन की। तो अब जो है टोटल कितना दिन हो गया, 15 9 24 दिन हो गया। लेकिन प्रतिदिन जितना खर्च करता था उसमें अब क्या हो गई, कमी आ गई। कितने की, 75 रुपये के। तो पहले अगर x रुपये खर्च करता था उसमें 75 रुपये की कमी आ गई। लेकिन टोटल जो रुपये था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। प्रतिदिन खर्च पर उसने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया गया। तो 15 दिन के जगह उसने जो है क्या हुआ, 24 दिन उसी रुपये को खर्च किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल रुपये बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, एक दिन का खर्च निकल जाएगा। हल करेंगे 15x माइनस 24x करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9x, यानी कि -9x बराबर कितने हो जाएंगे, 24 इंटू -75। हल करेंगे, माइनस से माइनस चला गया, 3 से काटेंगे ये 8 बार में, 3 से आपका 75 25 बार में। तो 25 8 आपका कितना हो जाएगा 200, यानी कि एक दिन का खर्च कितना था 200 रुपये। तो टोटल कितने दिन के लिए पैसा लिया गया था, 15 दिन के लिए। तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल जो रुपये लिया गया था खर्च करने के लिए कितना लिया गया था, 3000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यह आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना इसे है। 22 का क्या पूछा जा रहा है, 15% पूछा जा रहा है। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 20 बार में। यहाँ पर 2 से तो ये 10 बार में, ये कितने बार में, 11 बार में। 11 या 33/10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। तो बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। तो दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है निर्माण करने वाला यानी कि बिल्डर जो है कितने घंटे में दीवार का निर्माण करता है, 20 घंटे में। और डिस्ट्रॉयर यानी कि ध्वस्त करने वाला जो है कितने घंटे में ध्वस्त कर देता है, 50 घंटे में। दोनों का क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता पहले। तो 20 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे 50, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि बिल्डर की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट, और डिस्ट्रॉयर की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों को क्या किया गया, एक साथ चालू किया गया। तो अगर 5 यूनिट प्रति घंटा बनाता है वो, फिर डिस्ट्रॉयर कर देता है, 2 यूनिट डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो टोटल 1 घंटे में कितना यूनिट का निर्माण कर लिया जाएगा, तो 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट का निर्माण कर लिया जाएगा। टोटल जो है दोनों मिलकर कितने घंटे तक काम करते, 30 घंटे तक। तो टोटल कितना काम कर लिया जाएगा, अगर 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता तो 30 घंटे में कितना कर लिया जाएगा, 90 यूनिट काम कर लिया जाएगा। लेकिन करना कितना काम है, ये जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क आपका होता है। तो करना कितना काम है, 100 यूनिट। किया गया काम कितना है, 90 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 100 - 90 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। यानी कि 10 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। लेकिन क्या किया गया, अब बिल्डर को तो चालू रखा गया है, लेकिन डिस्ट्रॉयर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि अब जो काम कौन कर रहा है, सिर्फ बिल्डर कर रहा है। तो इस 10 काम को करेगा कौन है, सिर्फ बिल्डर। तो एक दिन में कितना काम करता है बिल्डर, 5। तो 10 काम टोटल कितना कर देगा, 2 मिनट में, सॉरी 2 घंटा में। दिन नहीं है यहाँ पर, घंटा। तो अगर 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर लेता है तो 10 यूनिट टोटल काम कितना घंटे में कर लेगा, तो 2 घंटे में कर लेगा। तो टोटल काम कितने घंटे में किया गया, 30 घंटा यहाँ पर लगा, 2 घंटा बाकी बचा हुआ काम करने में लगा। तो 30 और 2 आपके कितने हो गए, 32 घंटा। यानी कि उस काम को करने के लिए टोटल कितना समय लगा, तो 32 घंटा लगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5/2 तथा 2/5 का योग क्या होगा। तो सिंपल सा भिन्न का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपके नहीं हो सकते परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 2 और 5 का एलसीएम 10, 5 × 5 = 25 प्लस 4, 25 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 29, बटा नीचे कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि परवेज प्रतिदिन 6 PM पर अपने कार्यालय से निकलता है और 7:30 PM पर घर पहुँच जाता है। एक दिन वह 6 PM पर अपने कार्यालय से निकला, लेकिन उसने अपनी समान चाल की 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की। यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ तो उसने यात्रा का शेष भागों को अपनी समान चाल से कितने गुना पर तय किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है टोटल समान समय कितना लगता है, 6 बजे चलना शुरू करता है और 7:30 बजे पहुँच जाता है, यानी कि टोटल कितना समय लगता है, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 आवर इतने का समय लगता है। यहाँ पर से हम लोगों को क्या करना होगा, स्पीड यानी कि चाल को क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। किस तरीके से एज्यूम करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, समय आपका कितना था टोटल 3/2, चाल कितना हो जाता है बाद में 4/5, और आपका जो है दूरी कितना नापा जाता है 1/4। तो जो नीचे में संख्या दी गई है उनका क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से, तो 5 चौक 20, 20 दूनी आपकी कितनी हो जाएगी 40, यानी कि चाल हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान लिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टोटल डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो 40 × 3/2 करेंगे तो आपकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। यानी कि अब हमें समय भी पता है, स्पीड भी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, उससे हम लोगों ने डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस तरीके से हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सबसे पहले जो है 1/4 दूरी, तो टोटल दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर होगा। यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जाता है, वास्तविक चाल का 4/5 चाल से जाता है। तो 40 का 4/5 कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो यहाँ पर क्या निकल गया, जो 1/4 दूरी था कितने समय में तय किया वो समय निकल गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि बचा हुआ इसके जो 1/4 दूरी तय कर लेता उसके बाद कितना समय अभी भी बचा हुआ यानी कि शेष है। तो क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना था 3/2 घंटा, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग टाइम निकल जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 32, 16 आपका 16 थी 48, माइनस क्या कर देंगे 15, 48 - 15 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3, यानी कि 33/32। ये आपका क्या आ गया, रिमेनिंग टाइम आ गया। यानी कि इतना समय अभी भी बचा हुआ है। दूरी अभी भी कितनी बची हुई है, 15 किलोमीटर दूरी तय किया गया था, टोटल दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर। तो बची हुई दूरी अभी भी आपकी कितनी है, 45 किलोमीटर। कितनी है, 45 किलोमीटर। और इस दूरी को कितने समय में तय करना है, तो 33/32 किलोमीटर, यानी कि 33/32 घंटे में तय करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पर से, ये चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 45 किलोमीटर बची हुई है, समय कितना बचा हुआ है 33/32। तो 32 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया कि जो चाल है वो वास्तविक चाल का यानी कि समान चाल के कितना गुना के बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समान चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना गुना है वो हमें निकालना है। तो क्या कर देंगे, उसे x से डिनोट कर देंगे, हल करेंगे, आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में, और ये आपका कितने बार में, 15 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये कितने बार में, 8 बार में। 8 से 32 कितने बार में, 4 बार में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12/11, यानी कि वास्तविक चाल का कितना गुना था, तो 12/11 गुना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 धन पूर्णांक a, b और c इस प्रकार है कि उनका औसत 35 है और a जो है क्या है, b के बराबर या फिर b से छोटा, और b जो है c के बराबर या फिर c के छोटा है। यदि माध्यिका a + 18 है तो c का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो होती है उसे क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। और जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो बीच की संख्या यहाँ पर कौन सी है, बी आपकी अगर बीच की संख्या है तो बी का वैल्यू किसके बराबर है, a + 18 के बराबर है। यानी कि b बराबर कितना हो गया, a + 18।
और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जी सी का जो है न्यूनतम संभावित मान कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि बी जो है सी से छोटा या फिर सी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर सी को हम लोग बी के बराबर मान ले, जिससे कि आपको आसानी से हल कर पाएंगे यहाँ पर, नहीं तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा बाय ऑप्शन, जो कि आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि यहाँ पर मान लेते कि बी जो है क्या है, इक्वल है सी के, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया या तो बी छोटा है सी से या फिर इक्वल भी है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल मान लेते कि सी जो है क्या है, बी के इक्वल है। तो बी अगर a प्लस 18 है तो सी भी आपका कितना a प्लस 18 है, और a तो आपका पहले से ही a है। तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएगी, a आपका a हो गया, b आपकी कितनी हो गई a प्लस 18, c आपकी कितनी हो गई a प्लस 18। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों संख्याओं का यानी कि तीनों पूर्णांक का योग हो गया। और इसका औसत कितना दिया गया, 35। हमें क्या चाहिए, इनका योग चाहिए। तो टोटल कितने संख्याएं थे, 3। तो 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35, 105। हल करेंगे यहाँ पर से ए कितना हो गया, 3 है। 105 माइनस क्या करेंगे, 36। तो 3a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 105 माइनस 36। तो यहाँ पर आपके 5, 31 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31, तो आपके 69 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 31 तो 69। ये 3 से काटेंगे तो कितने बार में चले जाएंगे, 23 बार में, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया, 23 आ गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर c का न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या करेंगे, 23 पुट कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 23 प्लस 18। तो 23 और 18 कितने हो जाते हैं, जोड़ने पर 41, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, 41। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो इसके एक कोण का माप 120 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि किसके बराबर होगा, समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर बोला जा रहा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि उनकी चारों भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगी, 34 प्लस 18, तो 18 दूनी 36। तो 54 में 2 कम यानी कि 52, बराबर आपके कितने हो गए, 4 इंटू साइड। हल करेंगे, 4 से 13 चौक 52, यानी कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर आ गए। ये समचतुर्भुज का क्या आ गया आपका, समचतुर्भुज का ये आपका भुजा की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर अगर भुजा की लंबाई आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि जब समचतुर्भुज का क्या दिया हुआ रहे, भुजा दिया हुआ रहे और एक एंगल दिया हुआ रहे और आपसे क्या पूछे, एरिया पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि भुजा का स्क्वायर, किसका, साइड का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा होता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भुजा कितनी दी गई है, 26, तो 26 इंटू 26 साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पर 26 इंटू 26 इंटू साइन 120 डिग्री आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 30 में। और कॉस 30 का मान आपका कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, √3/2। 2 से काटें कितना बार में चला जाएगा, 13 बार में। गुना करेंगे 13 इंटू 26 तो कितना हो जाएगा, 13 × 78 8 7, 13 दूनी 26 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 7 × 13 यानी कि 33। तो 338 पूर्णांक यानी कि 338√3, ये आपका क्या आ गया, इतना समचतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का योग ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो 50 आपका क्या आता है, 51, 51 तो 3 से आपके कटते हैं, 52 भी नहीं होगा, 53, 53 आपके क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। 54 आपका 2 से कटता है, 55 5 से कटता है, 56 2 से कटता है, 57 आपके किसी से नहीं, 3 से कटते, 3 और 19 से दोनों से कटते। तो 57 नहीं, 58 नहीं, आपका 59 भी आपके क्या है, प्राइम नंबर है। हल कर लेंगे क्योंकि क्या चाहिए हमें, योग चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 3 12, 5 5 10 1 11, यानी कि 50 और 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 112। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30।
ये आपका क्या है, ग्राफ का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला जा रहा है ग्राफ में कि नीचे दिए गए कि ग्राफ में ABC प्रकाशन कंपनी की 4 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। शाखा P2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा P4 में दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, P2 का कुल योग निकालना है, P4 का कुल उत्पादन का योग निकालना है। दोनों का योग निकालने के क्या करेंगे, अनुपात में वैल्यू निकालने। तो 85 है, यहाँ पर कितने 75 है, तो 85 या 75 आपके कितने हो जाएंगे, 8 7 15 और 1 16, यानी कि P2 में कितने टोटल है 160 और P4 में कितने 9 8 17 यानी कि 170। अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1:1 चला गया, यानी कि अनुपात में वैल्यू हो जाएगा 16:17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है लेकिन अलग ग्राफ है। क्या बोला जा रहा है ग्राफ में कि नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन करें जिसमें कंपनी SRT का वर्ष 1998 से 2002 तक विभिन्न मदों के तहत व्यय दर्शाया गया है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। और संदर्भ में क्या दिया गया है, वर्ष यानी कि ईयर, खरीद यानी कि प्रोक्योरमेंट, उत्पादन प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट और लोन, कर यानी कि टैक्स का ये जो है दर्शाया गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दी गई अवधि के दौरान SRT कंपनी का मार्केटिंग पर कुल व्यय खरीद पर कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मार्केटिंग पर टोटल व्यय कितना किया गया है उसका क्या करेंगे, यहाँ पर योग निकाल देंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा टोटल, 6 5 11, 3 14, 7 21 और 9 30, हाथ में 3, 5 5 10, 4 14, 6 20 और 4 24 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 27, यानी कि 270। नीचे यहाँ पर किससे तुलना करना है, खरीद पर कुल व्यय से। खरीद यानी कि आपका क्या था, प्रोक्योरमेंट था। खरीद पर टोटल यहाँ पर क्या है, यानी कि प्रोक्योरमेंट पर टोटल व्यय यहाँ पर निकाल लेते हैं उसी से, क्योंकि हमें तुलना करना है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, हाथ में 1, 8 7 15 15 6 21 21 5 26 और 4 30 और 1 31, हाथ में आपके कितने हो गए 3, 2 1 3 1 4 2 6 6 2 8 और 3 11। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से काट लेते हैं, कितने बार में 20 बार में चला जाएगा। 5 से 2 2 ये 3 बार में, हल करेंगे 223, 27 दूनी 5400, तो कितने बार में, ये आपका 2 बार में पहले, तो 2 दूनी 4, 23 दूनी 46, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 4, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए आपके 94 हो गए, कितने हो गए 94, 0, तो 23 दूनी 46 दूनी 92, यानी कि 4 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ पर 92, यानी कि लगभग जो आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा 24% ये आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ में 3 जिले डिस्ट्रिक्ट में पुरुष और महिलाओं की संख्या से संबंधित विवरण प्रदर्शित किया गया है। ये जो आपका ब्लू वाला वो आपका क्या है, मैन की यानी कि पुरुषों की संख्या को दर्शाया गया, और जो रेड वाला वो क्या है, वोमेन यानी कि महिला की संख्या को दर्शाया गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई संख्याओं के आधार पर यदि जिला 1 से पुरुषों को जिला 2 और जिला 3 में इस प्रकार समान रूप से वितरित किया जाता है कि जिला 1 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो जिला 2 और जिला 3 में सामूहिक रूप से पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है इसमें किसे निकाला गया, तो पुरुषों की संख्या को यहाँ पर क्या किया गया, निकाल दिया गया। यानी कि पहला में अगर पहला वाला जिला में 240 अगर महिला थी तो 240 को क्या रखा गया, उतने ही पुरुष रखे गए। बाकी को क्या कर दिया गया, बी और सी में यानी कि दूसरे और तीसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। तो कितना जो है भेजा गया, तो 430 माइनस 240 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 24 दूनी 48, 50 कम यानी कि 190। 190 को क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट 2 और 3 में भेज दिया गया। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 100 आपके, तो पहले कोई कितने मैंने बोला था यहाँ पर 24 दूनी 48, 50 कम यानी कि 190, और 440 अगले डिस्ट्रिक्ट में पुरुष थे, उसके अगले डिस्ट्रिक्ट में 180 पुरुष थे। टोटल कितने थे 100, सॉरी यहाँ पर ये आपके मैंने 250 और 350 है, सॉरी ये आपके 190 तो पुरुष आपके वितरित किए गए थे आगे वाले में, दूसरे वाले में 250 थे, ये आपके 350 थे। टोटल कितने हो गए 3 2 5 1 6 6 7 790 पुरुष अब हो गए।
और महिला जो है कितनी रही, 440 और 180, कितने हो गए 440 और 180, टोटल 0, 8 4 12, 4 1 5 1 6। क्या पूछा जा रहा है, दोनों का अनुपात, सुनना सुना चला गया, अनुपात कितना हो जाएगा 79:62, ये आपका अनुपात आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।